हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं पेटिशन के बारे में बताने वाला हूँ। हमने एक पेटिशन फाइल करी है जिसमें जितने भी इशूज हैं एसएससी एग्जाम से रिलेटेड, रेलवे एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे मेंशन करने की कोशिश करी है। एसएससी एग्जाम से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उसकी मोस्टली प्रॉब्लम्स पता भी थी और आप लोगों से डिस्कस भी करी और मैंने सारी डाली ही हैं। और आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे एग्जाम्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, जो आइडिया लगा, जो पता चला बाकी लोगों से बात करके, वो सारी यहाँ पे डाली गई हैं। जैसे एनटीपीसी एग्जाम के बारे में, ग्रुप डी एग्जामिनेशन के बारे में। तो मैक्सिमम लोगों को इस पेटिशन को साइन करना और सबसे जरूरी है इसे रीड करना कि हमें समझ आए कि प्रॉब्लम्स क्या है, किस इशू के बारे में बात की जा रही है, किस इशू के लिए स्पीकअप फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन है। ठीक है, काफी लोग यहाँ पे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस इशू को, लेकिन हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। वी आर विद द गवर्नमेंट, वी वांट सम चेंजेस इन द सिस्टम, और जो कि लाए जा सकते हैं विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक, तो हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सिर्फ, और हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं सिस्टम में, अगर ये लाए जाएं तो सिस्टम भी एफिशिएंट बनेगा। और जो बच्चे, ठीक है, इसमें किसी का कोई मुद्दा नहीं है कि कोई जानबूझ के बच्चों को परेशान कर रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो सिस्टम में चेंज जिसकी जरूरत है, वो अगर चेंजेस नहीं आते तो बच्चे उससे अनइंटेंशनली परेशान ही हो रहे हैं। राइट, तो उन चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो मैं एक एक करके सारे मुद्दे बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें चेंजेस की जरूरत है। बाकी उससे पहले आप क्या करो, यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम डालो, लास्ट नेम डालो और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालो, साइन दी पेटिशन कर दो। ठीक है, साइन करने के बाद आप इसके भागीदार बन जाओगे। 3500 लोगों से ज़्यादा ने ऑलरेडी साइन कर दिए, और वी वांट कि कम से कम 1 मिलियन तो टच करे पेटिशन। अच्छा, इश्यूज की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे, सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट अभी अवेटिंग है, 4 अक्टूबर की इसकी डेट दी गई है। फिर सीजीएल टीयर 4 और फिर ज्वाइनिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। सीएचएसएल 2018 की बात करें, अभी टीयर 2 का रिजल्ट ही आया था रिवाइज होके। उसके बाद टीयर 3 टाइपिंग होगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट अवेटिंग है। एमटीएस 2019 की बात करें, इसका जो टीयर 2 एग्जाम हुआ था वो नवंबर में हुआ था 2019 में, उसका फाइनल रिजल्ट अवेटिंग है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग। सीपीओ 2019 की बात करें, अभी सिर्फ टीयर 1 हुआ है। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बचा हुआ है, पेपर 2 बचा हुआ है और मेडिकल एग्जामिनेशन बचा हुआ है। ठीक है, रिवाइज कैलेंडर एसएससी की तरफ से अभी तक नहीं आया है। आने वाले टाइम में कि कौन कौन से एग्जाम के नोटिफिकेशन कब निकाले जाएंगे, और हम रिवाइज कैलेंडर के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि रिवाइज कैलेंडर जब आए उसमें सारी चीज़ें मेंशन हो कि टीयर 1 कब होगा, टीयर 2 कब होगा, फाइनल जो एग्जाम का प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट होगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो हमें पता ही नहीं होता कि टीयर 3 एग्जाम कब होगा, उसके आगे की डेट्स कब होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो कैलेंडर है, जो एनुअल कैलेंडर निकलता है, वो पूरा का पूरा उसमें सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जो वैकेंसीज वेस्ट होती हैं कि सेम कैंडिडेट्स बार बार अपीयर होते रहते हैं एग्जामिनेशन में, और जब प्रोसेस थोड़ा लंबा खिंच जाता है तो सेम ही कैंडिडेट 2017, 18, 19 सारे एग्जाम्स दे रहा है और सभी में सिलेक्शन ले रहा है, तो सीट्स वैकेंट रह जाती है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमने एसएससी सीजीएल भी दे दिया, सीएचएसएल भी दे दिया, एमटीएस भी दे दिया, सिलेक्शन तीनों में हो गया, लेकिन जॉब तो एक ही लेंगे, और पता चला एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया सीएचएसएल से, फिर सीएचएसएल का हुआ, फिर सीजीएल का हुआ, तो एमटीएस में भी जॉब लेगा बंदा, सीएचएसएल में भी लेगा, सीजीएल में भी लेगा। ज्वाइनिंग कौन सी करेगा, सीजीएल की करेगा। एमटीएस और सीएचएसएल की यहाँ पे सीट्स वेस्ट हो जाती हैं। तो देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर वेटिंग लिस्ट, जिसमें एमटीएस की अगर मैं बात करूँ, एमटीएस में सेम ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं, तो उसमें तो जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बाकी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में भी प्रोसेस निकाला जा सकता है जिससे कि वेटिंग लिस्ट इंप्लीमेंट हो कम से कम। ठीक है, सीट्स ऐसे जाए ना कि अगले साल के लिए ट्रांसफर हो गई सीट, फिर अगले साल जो बच्चा बाउंड्री पे रह गया उसे पूरे साल दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी को इस वजह से एक ड्रीम जॉब नहीं मिली उसकी, तो फिर वो अगले साल फिर मेहनत करेगा, फिर प्रोसेस का पार्ट बनेगा। ठीक है, अब कोविड-19 हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिटीज में रह के तैयारी कर रहे थे, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे थे, अपने गांव चले गए हैं। राइट, और उन्होंने जो सेंटर्स भरे थे एग्जाम के, वो वहीं के दिल्ली के भरे थे जहाँ से एग्जाम देना था उन्होंने, या किसी और सिटी के भरे थे। राइट, अब वो गांव में है तो उनके जो घर के आसपास जो भी पर्टिकुलर सिटी है वहाँ का ऑप्शन मिलना चाहिए कि वहाँ पे जाके वो एग्जाम दे पाएँ। तो काफ़ी एग्जाम्स में ये चीज़ की जा रही है। तो एसएससी एग्जाम्स में भी ये नोटिस निकाला जा सकता है कि आप जो अभी एग्जाम्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं कंटिन्यूएशन में है, जैसे सीजीएल 2019 टीयर 2 अवेटिंग है, बाकी और जो एग्जाम्स बचे हुए हैं उन सब में आप सिटी सेलेक्ट कर पाओ कि किस सिटी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए आसपास जो भी सेंटर्स हैं, ठीक है, टीसीएस के या जो भी है, वहाँ पे ये चीज़ बतानी चाहिए कि वहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए उस सिटी के अंदर, कोई भी आसपास के एरिया में। ये नहीं कि दोबारा गांव से उठ के शहर आना पड़े जो पहले सिटीज भरी थी। ठीक है, ये कोविड-19 की वजह से डाला गया है। एज ऑफ रेकनिंग का इशू होता है कि एग्जाम जब डिले होते हैं, तो जैसे एसएससी सीजीएल 2018 की बात करूं, उसमें आपकी जो एज देखी जाती थी वो 1 अगस्त 2018 से देखी जाती थी, लेकिन सीजीएल 2019 में क्या हुआ, आपकी एज 1 जनवरी 2020 से देखी जाने लगी। तो जो लोग ऐसे हैं जो बाउंड्री में है, जो बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है, अगर मान लो एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, ठीक है, जो लोग इस बीच क्या कहते हैं 1 अगस्त 2019 से लेके 1 जनवरी 2020 के बीच में 30 साल के हो गए, तो उनका एक चांस निकल गया यहाँ पे एग्जाम में जॉब लेने का, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं रहे अब।
तो इसके लिए बात होनी चाहिए कि जो एज ऑफ रेकनिंग है वो बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए, जहाँ से एज देखी जाए वो बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए, वो फिक्स होनी चाहिए। और नोटिफिकेशन ईयरली निकलता है, तो हर साल का एग्जाम होता है। हम सीजीएल 2018, 2019, 2020 ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन अगर सीजीएल 2020 की बात करें, उसके लिए डेट जो देखी जाएगी वो जनवरी 2021 देखी जाएगी, जैसे सीजीएल 2019 के लिए डेट जनवरी 2020 देखी गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, राइट, इसे भी रिजोल्व करने की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम बात करें, देखो जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो इंक्लूड किया गया था वो शायद 1 फरवरी 2019 को किया गया था। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स निकले सभी में ईडब्ल्यूएस से आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद सभी स्टेट्स ने एकदम स्टार्ट नहीं किया था, तो कुछ स्टेट्स में थोड़ा टाइम लगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स एस्पिरेंट्स के बनाने के लिए। अब उस टाइम पे सीएचएसएल 2018 का फॉर्म निकल चुका था, ठीक है। अगर हम बात करें और भी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब के भी फॉर्म्स निकले थे। तो यहाँ पे क्या होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से कोई क्रूशियल डेट फॉर्म में तो मेंशन नहीं कर रखी, लेकिन डीओपीटी पे एक रिप्लाई आया था मेरे पास। उसमें क्या था कि उसमें यह था कि अगर क्रूशियल डेट नहीं मेंशन कर रखी तो जो लास्ट डेट होती है ना फॉर्म फिल करने की, वही क्रूशियल डेट मानी जाती है। तो इस चक्कर में ईडब्ल्यूएस वाले एस्पिरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक इशू आ सकता है कि अगर क्रूशियल डेट के बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाए तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो सकती है फाइनली, ठीक। तो उसके लिए है कि जो कुछ स्टेट्स जिनमें रह गया था, जिनमें प्रोसेस थोड़ा देर में स्टार्ट हुआ, नहीं बन पाए स्टार्टिंग में बच्चों के, तो उन्हें कम से कम वन टाइम रिलैक्सेशन तो दे दिया जाए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो बाद में प्रोड्यूस कर पाएँ। साथ के साथ यहाँ पे एक मुद्दा और है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि, तो मेन चीज़ यही है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से लेके, अगर हम बात करें एसएससी में ग्रीवेंस सेल होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट की सभी प्रॉब्लम सुनी जाए, उनको सोल्यूशन दिया जाए। अभी क्या होता है, एसएससी में कॉल भी करते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एकदम नहीं मिलता। एक पर्टिकुलर अथॉरिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी बात रखें और उनकी बात सुनी जाए। तो एक स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल एसएससी में जरूर होना चाहिए। अगर आरआरबी एग्जाम्स की बात करें, रेलवे एग्जाम्स की बात करें, तो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, इसका नोटिफिकेशन फरवरी 2019 में निकला था। इसके अभी तक एग्जाम की डेट फाइनल नहीं हुई, वेंडर डिसाइड नहीं किया गया। तो इसका जल्द से जल्द वेंडर डिसाइड हो और एग्जाम की डेट पता चले और टाइम बाउंड मैनर में पूरा का पूरा एग्जाम कंप्लीट कराया जाए 1 साल के अंदर, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्द से जल्द चीज़ें हों, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट, करोड़ों एस्पिरेंट वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इशूज़ हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्यूशंस की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जा रही है, इंडीड अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, जिसमें टीयर 1 जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का है वो कॉमन होने वाला है। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा स्टेप है कि टीयर 1 कॉमन हो जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे आपको। लेकिन बात के जो टीयर 2, टीयर 3 जो सारे के सारे हैं, वो तो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अभी तक कराते हुए आ रहे हैं वैसे ही चलेगा। तो उस प्रोसेस को भी फास्ट करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर एसएससी का, मैंने बताया कि जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें नोटिफिकेशन डेट भी हो और साथ ही साथ फाइनल रिजल्ट तक की सारी प्रोसेस पता हो कि टीयर 1 अब होगा, टीयर 2 ये होगा, टीयर 3 ये होगा, फाइनल रिजल्ट इस डेट तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सीपीटी इस दिन होगा। सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए उस एनुअल कैलेंडर में और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाना चाहिए, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट्स आने चाहिए। अब ऑनलाइन एग्जाम होता है हमारा टीयर 1, टीयर 2 एसएससी में, ठीक है। रिजल्ट कब मिलते हैं, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगी 10 से 15 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। जो टीयर 2 एग्जाम होता है जनरली उससे 20 या 25 दिन पहले, 2018 में तो यही हुआ था कि 20 से 25 दिन पहले रिजल्ट आया था। अब 20 से 25 दिन पहले तुम्हें पता चल रहा है कि तुम सिलेक्टेड हो या नहीं, उसके बाद तुम तैयारी करोगे 20 दिन में, और 2 महीने का जो गैप हो गया, पेपर आपने दिया उसके 2 महीने के बाद आपको कट ऑफ पता चल रही है, तो आपको यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि आप कहाँ हो स्टैंड, आप कैसे तैयारी करोगे। तो इंस्टेंट रिजल्ट होना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, साथ के साथ जो बच्चे ने पेपर दिया साथ के साथ उसका स्कोर आ जाए और उसके 10 से 12 दिन के अंदर नॉर्मलाइज स्कोर आ जाए, ठीक है, सारी शिफ्ट को नॉर्मलाइज करने के बाद। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर में करेक्शन एरर्स होते हैं इतने ज़्यादा। हमने कितनी बार देखा है सीजीएल 2018 में मेंस में हर एक शिफ्ट में 7, 8, 6 इतने एरर्स थे, ठीक है। तो वो एरर्स नहीं होने चाहिए क्वेश्चन पेपर बनाने में। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सही से बनना चाहिए और क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पे फिर अगर आप रिव्यू के लिए डालते हो तो वहाँ पे आपको फीस भी पे करनी पड़ती है कि इस क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज कर रहे हो कि ये क्वेश्चन गलत है, तो 100 रुपीज़ की पर क्वेश्चन फीस होती है, तो वो भी थोड़ा मेरे हिसाब से गलत है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की बात करें, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स डिजिटल हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी एफर्ट्स भी बचेंगे। कई बार क्या होता है कुछ एस्पिरेंट की राइटिंग गंदी होती है, उसकी वजह से चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, जब वो डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। राइटिंग इज नॉट अ मेजर इशू हेयर, बट डिस्क्रिप्टिव अगर डिजिटल हो जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, सर्कुलेट करने में भी कोई आपकी तरफ से ज़्यादा एरर्स भी नहीं होंगे। और साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की बात करें, टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, उसका रिजल्ट 4 से 5 महीने में आता है। उसके बाद क्या होता है उसकी फिर टाइपिंग कंडक्ट करी जाती है कि टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टीयर 2 अगर हम सीएचएसएल एग्जाम की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, उसे ऑनलाइन मोड पे ले लो, साथ के साथ टाइपिंग भी करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बच जाएगा ना काफ़ी सारा। वैसे भी डिस्क्रिप्टिव में कितने लोग बैठते हैं सीएचएसएल के, 45,000, टाइपिंग में कितने बैठते हैं, लगभग 35,000, तो बहुत कम एस्पिरेंट्स का डिफरेंस है। तो टाइपिंग साथ के साथ खत्म करवा दो जिससे कि प्रोसेस लंबा ना खींचे, यहाँ पे एक लेवल बच जाएगा हमारा, राइट। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते ही फाइनल रिजल्ट आ जाए।
ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करूँ सीजीएल में भी टाइपिंग साथ में हो सकती है टीयर 3 के, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो साथ के साथ टाइपिंग हो। जिनके टीयर 2 में जो सिलेक्शन लेते हैं, जिनके टीयर 2 कट ऑफ को क्लियर करेंगे उनकी टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक किया जाएगा, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। CHSL सीजीएल में भी ये चेंजेस आ सकते हैं। अगर हम बात करें 1 एग्जाम 1 ईयर, एक साल के अंदर एक एग्जाम कराओ, कंप्लीट कराओ उसे। सीजीएल अगर 2017 स्टार्ट हो रहा है तो 2017 के अंदर उसे खत्म कराओ। एक एग्जामिनेशन कैलेंडर के हिसाब से एक साल के अंदर पूरा एग्जाम खत्म होना चाहिए। ये नहीं हो 3-3 साल 4-4 साल एग्जाम खिंच रहा है, ठीक है। अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आते हैं तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये एग्जाम टाइमली कंडक्ट होने चाहिए। अगर ग्रीवेंस सेल की बात की जाए तो हमने बताया कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके अपनी बात रखें और उनकी बात सुनी जाए, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें फिक्स डेट ऑफ एज ऑफ रेकनिंग, ठीक है, एक डेट फिक्स कर देनी चाहिए जिससे कि एज चेक की जाए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की कुछ डिमांड्स आ रही थी कि उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाए, बट ये गवर्नमेंट का काम है। हमने अपने पिटीशन में डाला है कि उन्हें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए और फीस में भी कंसेशन दिया जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। आई एम नॉट बिग इनटू दिस कि ऐसा हो, वो जो गवर्नमेंट जो इस पर डिसीजन लेगी मैं मान्य करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन बस ये है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स की वजह से ऐसा ना हो कि किसी का कैंडिडेचर मतलब किसी को ऐसा ना हो कि उसे फ़ायदा ना मिले उस चीज़ का, कि उसका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है स्टेट ने देर से बनाया और वो एग्जाम में ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करके गए, एग्जाम में फाइनली उन्हें ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बाद की डेट का है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस मेरा मेन मुद्दा ये है। बाकी काफ़ी लोगों का ये मुद्दा भी है कि ये क्या कहते हैं, इसमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और ठीक है मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं रिजर्वेशन के बारे में ही बात नहीं करना पसंद करता ज़्यादा, ठीक है। वो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आई एम टोटली एग्री विद द गवर्नमेंट वट एवर देयर स्टैंड ऑन रिजर्वेशन, आई वॉन्ट गो इन टू डेट, ठीक है। बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जो वो डिसाइड करेंगे वो मैं मानता हूँ बिल्कुल सही होगा। एक एसएससी में रैंक लिस्ट नहीं होती, रैंक लिस्ट का प्रोविजन एसएससी एग्जाम्स में जरूर होना चाहिए। हमें पता ही नहीं चलता हम किस लेवल पे हैं। टीयर 1 दिया, टीयर 1 के बाद मार्क्स आ गए, ऐसे 200 में से 160 नंबर आ गए, हमें नहीं पता कितने लोग आ गए हमसे। टीयर 2 एग्जाम दिया, टीयर 3 एग्जाम दिया, टीयर 3 के बाद तो मार्क्स जुड़ते भी नहीं है, टीयर 3 के बाद भी हमें ये नहीं पता चलता कि हमसे कितने लोग आ गए हैं, तो हमें ये नहीं आइडिया लगता कि हमें कौन सी पोस्ट मिल सकती है। और टीयर 3 एग्जाम के बाद फिर टीयर 4, फिर फाइनल रिजल्ट, उसमें ही 6-8 महीने 10 महीने गुजर जाते हैं। अब इन 10 महीने की बात करेंगे हम, तो ये वो एस्पिरेंट जो पीछे हैं, टीयर 3 एग्जाम के लिए आप देखोगे एसएससी में 45,000 40 से 50,000 के बीच में लोगों को बुलाते हैं, राइट। टीयर 3 एग्जाम हो गया, टीयर 4 एग्जाम के लिए भी कितने लोगों को बुलाया जाता है, 30,000 के आसपास लोगों को तो कम से कम बुलाया जाता है, ठीक है। अगर 30,000 लोगों को बुलाया जा रहा है, जॉब्स है हमारे पास 8,000, तो टीयर 4 एग्जाम जो सीपीटी होता है, जो टाइपिंग होता है, उसमें मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं या तो देने ही नहीं जाते, जिसे आइडिया लग जाता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, नहीं जाऊँ देने, वरना देने चले जाएंगे। वो 3 से 4 महीने के बाद आपका टीयर 3 के रिजल्ट के बाद उसके 1.5 महीने के बाद टीयर 4 होगा, उसका 3 से 4 महीने फिर उसके रिजल्ट आने में लग जाते हैं, ठीक है। तो 6-7 महीने यहाँ पे एस्पिरेंट के बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो ये भी चेंजेस आने की जरूरत है यहाँ पे कि टीयर 3 एग्जाम के बाद अगर पब्लिकली रैंक नहीं डिक्लेयर करनी, कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर कार्ड आता है हमारे पास, स्कोर कार्ड में छोटा सा कॉलम लगा दो, वहां पे डाल दो कि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, तुम्हारी कैटेगरी रैंक कितनी है, जिससे कि हमें आइडिया रहे कि हम कंपटीशन में है या नहीं है, वरना हम आगे प्रोसेस में जाएंगे नहीं। हमें क्या जरूरत है सीपीटी देने की, हमें क्या जरूरत है अगर टाइपिंग देने की, जब मुझे पता है कि मेरी रैंक 30,000 चल रही है और जॉब 60,000 है, तो मुझे जॉब मिलेगी ही नहीं। वैसे ही मैं झूठी आस नहीं लगाऊंगा, मैं अगले साल की तैयारी करूंगा या किसी और चीज में जाऊंगा। तो यहाँ पर रैंक लिस्ट की बहुत जरूरत है, रैंक लिस्ट या फिर इंडिविजुअल रैंक इन स्कोर कार्ड, इंडिविजुअल रैंक भी मिल जाए, वो काम कर जाएगा, ठीक है। जिससे कि किसी की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो और सबको अपने बारे में आइडिया हो कि उसे क्या मिल सकता है। वेटिंग लिस्ट की बात करी, सभी एग्जाम्स में एसएससी में वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ प्रोविजन आ जाए कि हम जोन भी सिलेक्ट कर पाएँ, जब हम पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, तो जोन के लिए कुछ ज्वाइनिंग जॉब्स तो होती हैं जो हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलती हैं। चाहे मिनिस्ट्री की जॉब है, दिल्ली बेस्ड जॉब्स हैं, दिल्ली में ही मिलेंगी। जो जॉब्स हमारी दिल्ली से बाहर वाली हैं, राइट, जैसे सीबीआईसी डिपार्टमेंट, सीबीडीडी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट्स आप ज्वाइन करते हो तो ऑल ओवर इंडिया है इनकी पोस्टिंग। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो तो आप बताते हो मुझे ये जॉब चाहिए, आपको से सीबीआईसी डिपार्टमेंट मिल गया, फिर उसके बाद जोन एलोकेशन फॉर्म आएगा, वो भरोगे आप, ठीक है। आपके रैंक के हिसाब से आपको जोन एलोकेट किया जाएगा। तो साथ के साथ यहाँ पे हो सकता है कि अगर थोड़े से चेंजेस लाए जाए सिस्टम में, थोड़ा कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के बीच में ज़्यादा हो, तो जोन एलोकेशन भी साथ के साथ हो जाए, तो थोड़ा टाइम एस्पिरेंट का यहाँ पे और बचेगा। तो साथ के साथ उसे पता भी चल जाएगा उसे जॉब कहाँ पे मिली है, कौन सी जॉब मिली है, ठीक है। और उसके बाद अगर वेटिंग लिस्ट भी होगी तो वो ये भी डिसाइड कर पाएगा उसे ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो लोकेशन ऑल्सो मैटर्स, कि लोकेशन कौन सी जॉब पे मिल रही है, हमें कहाँ पे मिल रही है, वो भी मैटर करती है कि हमें जॉब चाहिए या नहीं चाहिए वो वाली पर्टिकुलर, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी सभी हमारे माननीय गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि वो इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करें और कोशिश करें कि अगर कुछ इसमें हो सकता है तो ज़रूर करें,
राइट। ठीक है, छोटा सा चेंज एस्पिरेंट्स की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकता है यहाँ पे। ठीक है, और कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि इसे आगे तक आप पहुँचाओ भी। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और मैं सभी एस्पिरेंट से जो भी इसे साइन कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप इसे थोरली रीड करो कि आपको आपके इशूज इसमें हैं या नहीं है, चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई, राइट, कि आपके ही इशूज हैं ये, कि आप इससे अफेक्टेड हो। अगर आपको लगता है इससे आप अफेक्टेड हो तो इसे साइन करना है और आपको फिर इसे शेयर भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे सैटरडे को एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, 5 तारीख को 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हैशटैग है आरआरबी एग्जाम डेट्स। ठीक है, रेलवे एग्जाम्स के लिए है, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए जिनका एग्जाम 1.5 साल से नहीं हुआ। ठीक है, ये कैंपेन चलाया जा रहा है, तो आप इसे यूज कर सकते हो इस हैशटैग को, और इसके साथ स्पीकअप हैशटैग भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी कोई और इशूज हैं वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, जिससे कि ऑफिशियल्स तक हमारी बात पहुँचे और इस पर काम किया जाए। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।